नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के महाविनाश के प्रतिनिधियों यानी एमवीए के बारे में। महाराष्ट्र में चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है और ऐसे समय में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें अभी सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी जो बवाल चला हुआ है वो पहले भी हमने देखा है। एक पोस्ट पोल अलायंस होता है जिसमें वैचारिक मतभेद के बाद भी सत्ता है तो कुछ पार्टियां साथ आती हैं। आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे, जिनके पिता हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे बाला साहब ठाकरे, और जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के तरह तरह के कथन कहे थे, उनके सुपुत्र अपनी सत्ता लोलुपता के कारण पूरा का पूरा शिवसेना की जो अपनी वैचारिक पहचान थी, शिवसेना का जो कोर एजेंडा हुआ करता था हिंदुत्व का, उसको त्याग करके रबर स्टाम्प सीएम बन जाते हैं उद्धव ठाकरे। फेसबुक लाइव से उनका कार्य जो है लगातार चलता रहा। ये हम सब ने देखा कोरोना के समय में केरल और महाराष्ट्र ये दोनों किस तरह से लीड कर रहे थे देश को, और एक्चुअल में कुछ काम करने के विपरीत उद्धव ठाकरे जो है फेसबुक से बता रहे थे कि वो ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट सीएम है। सेलिब्रिटी के सहयोग से लगातार जो है बर्बादी की राह चुनने को प्रगति का नाम दिया गया। आप याद कीजिए कि आरए फॉरेस्ट को लेकर मेट्रो शेड जहाँ पे बनने वाला था, कितना कुछ नहीं हुआ उसके नाम पे। अब सदैव ही जब आपको चुनना होता है कि आप प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, मानवीय संरचनाएं इस तरह से हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी हम जंगलों को काटेंगे। हमें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा तो वो कहीं से तो जाएगा, और वो कहीं सदैव ही कोई एक खेत नहीं होगा, कोई रेगिस्तान नहीं होता, मरुस्थल नहीं होता है जहाँ पर कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे की पटरियाँ जो है बिछा देनी। नहीं, वो कई बार आज के समय में आवासीय क्षेत्र जो है उनसे होकर गुजरेंगे, या जिनको ग्रीन एरियाज कहा जाता है उनसे होकर के गुजरते हैं। तो हमें एक बैलेंस चुनाव करना होता है कि हमें लोगों को सहज रूप से एक जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके उनके जीवन में सहजता लाना चाहते हैं, हम वो मार्ग चुनें, या फिर हम पर्यावरण के नाम पे उन्हें लगातार जाम में फंसाए रखें। और ऐसा भी नहीं था, आरे वाले केस में तो जो मेट्रो शेड का काम चल रहा था उसमें तो बोला जा रहा था कि हम एक एक पेड़ जो यहाँ कटेगा उसके बदले हम अन्य जगहों पे जंगल हम लगा रहे हैं। ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन वही है कि सेलिब्रिटी के सहयोग से वो लगातार अपना ट्वीटबाजी चल रहा है और उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी फूल करके कुप्पा हुए जा रहे हैं, और इन सब का स्ट्रिंग पुलिंग जो है वो कांग्रेस के माध्यम से होता जा रहा था। इन सारी पार्टियों को जो एमवीए के अंग हैं उनको यदि आप देखेंगे तो आप एक शब्द, एक टर्म सुना करते हुए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये कई पार्टियां जब महागठबंधन बना करके आती हैं तो वो ऐसे बिंदु लाते हैं जिसपे सबकी सहमति हो। यहाँ पर परिवार वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, परिवारवाद, जहाँ पे सबकी सहमति है। पवार साहब देखिए वृद्ध भी नहीं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार प्रेम जाता नहीं है। उसी चक्कर में अजित पवार जो है अलग हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो आदित्य ठाकरे को प्रमोट करना चाहते हैं, और राहुल गांधी का तो हमको आपको सबको पता ही है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस इसमें एक बड़ी पार्टी बन के कि चलो हम भाजपा को चेक में रखना चाहते हैं, तो उन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा, और राजनीतिक षड्यंत्र है कि आपने सबसे प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी यदि भारत में कोई थी जिसका कोई एक वर्चस्व है तो वो थी शिवसेना, उसको आपने अपने में मिलाया, और फिर उस व्यक्ति की सत्ता लोलुपता को, उस व्यक्ति के पुत्र मोह को आपने पकड़ के ऐसे पटका कि वो आज के समय में गौ माता पे, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के जो प्रतीक है उनके ऊपर, सबके ऊपर लगातार एकदम से ही पलट के आक्रमणकारी हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को क्रेडिट देना होगा कि किस तरह से
अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, अब जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, अब पैदा हुए तो बन ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उस चक्कर में उन्होंने जो भी कॉम्प्रोमाइजेज उनको करते हुए दिखना था या करना था उन्होंने किया है कि चलो शिवसेना से ही हमें गठबंधन करना होगा, हम कर लेंगे, और उन्होंने लगातार उस बात को पुश किया है। आप सोचिए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इस तरह के संबोधन से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था, उस व्यक्ति के नाम के आगे अब जनाब लग रहा है, जनाब बाला साहब ठाकरे। और उद्धव ठाकरे का कोर वोटर आज के समय में मुझे लगता है संभवतः मुसलमान ही है, क्योंकि जो भी लोग, यदि आप आम जनता से पूछेंगे, एक वीडियो भी मैंने ट्वीट किया था, वो मैं लगा ही देता हूं, तो उसमें आप देख लीजिए कि उद्धव के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग ये व्यक्ति कर रहा है। उद्धव ठाकरे जी के बारे में क्या ख्याल है? I hate you the man. हेट करते हैं आप उनसे? या क्यों? बाला साहब थे, बाला साहब की छवि उनमें नहीं आ सकती क्या? बाला साहब की छवि उनमें नहीं आ सकती। वो जो क्रांतिकारी थे, कौन? बाला साहब ठाकरे, वो उनके पापा की बराबरी नहीं कर सकते। आप मानते थे उनको? जी बिल्कुल, आई प्राउड ऑफ हिम, बाला साहब ठाकरे। हाँ। तो हेट क्यों करते उद्धव ठाकरे से? या क्योंकि कोई काम ही नहीं है, ऊंची ऊंची बातें करो, अरे करके दिखाओ, फिर अपने बाप का नाम कमाओ। आप भी अपने क्या बोलते हैं, आपके फादर के बेटे हो ना, आप काम कर रहे हो, अच्छा करोगे तो आपके पिताजी आपको क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो इस व्यक्ति का एजेंडा है या इस व्यक्ति के जो भाव है वो स्पष्ट रूप से है कि हम उस शिवसेना के समर्थक हैं जो बाला साहब ठाकरे के समय में था, उस शिवसेना के समर्थक हैं जो मातोश्री में, जो एक तरह से पावर का सेंटर आप कह सकते हैं कि हुआ करता था, और उस शिवसेना को था जो देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल ही डायमेट्रिकली अपोजिट हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे के बारे में यदि बोला जाए तो मुझे लगता है कि सबसे सटीक जो है वो बात रहेगी उद्धव ठाकरे के लिए, एक वो मीम आता है, वो जोकर वाली फिल्म जो थी कि आई एम अ डॉग चेजिंग कार्स, आई डोंट नो व्हाट विल आई डू इवन इफ आई गेट वन। मतलब मैं एक कार के पीछे भागने वाला कुत्ता हूँ कि यदि मुझे कार मिल भी जाए तो भी मैं उसका क्या करूँगा मुझे पता नहीं। मैं यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी को पशु से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक मुहावरा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे के पास किसी भी प्रकार का विजन हमें नहीं दिखा। और विजन कैसे दिखता? कांग्रेस की छत्र छाया में जो ही आप बैठ जाते हैं, आप जानते हैं कि आपका पद, आपकी कुर्सी राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की बदौलत आपको मिली हुई है, उसी के कारण आप वहां बने हुए हैं, तो फिर आपके मन में जो होगा भी महाराष्ट्र के लिए करने का, वो आप कभी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को यदि आप देखें और हर स्टेट में देखें, कहीं पे भी पिछले 15-20 वर्षों में संभवतः असम को छोड़ करके ये रिपीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जहां भी सत्ता में जाते हैं सबसे पहला कार्य इनका होता है भ्रष्टाचार करो, सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट करो, वहाँ पे कुछ दंगे हो जाए, कुछ हिंदू मुसलमान टाइप का पोलराइजेशन हो जाए, कुछ जातिवाद का तड़का लगा दो, और उसके बाद कुछ पैसा बना करके पार्टी फंड करो ताकि राहुल जी अल्टीमेटली लोकसभा चुनाव जो है वो जीते और वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये उनका एम रहता है। अब ऐसे में इन्होंने उद्धव ठाकरे को मोहरा बनाया, जिस व्यक्ति के पास केवल एक ही उसकी जिद थी कि भाई अमित शाह ने तो मुझे बोला था, अमित शाह ने बोला था कि हम 2.5 साल के लिए आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और आप अब वो पलट रहे हैं। अब क्या अमित शाह ने एक्चुअल में ऐसा बोला था? नहीं, उद्धव ठाकरे ने स्वयं ही स्वीकारा है। एक ये वीडियो में चला रहा हूं, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री कोण होणार आम्ही बघू काय करायचं ते, आम्ही नाही, पण आणखीन पुढचा धोका सांगतो। जो अनुभव आम्ही भाजपच्या युतीत घेतलेला आहे त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती नकोय मला। आम्ही 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेना भाजप युती, मग जागा वाटप व्हायचा, मग अशाच बैठका व्हायच्या, आणि त्या बैठकांमध्ये जाहीर केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री, आणि हेच धोरण हे आम्ही एकमेकाच्या पायावरती धोंडे पाडण्यात टाकायचो। कारण तुझ्या जास्त जागा आल्या तर तुझा मुख्यमंत्री होईल, मग तुझी जागा मी पाडणार, माझी जागा तू पाडणार, तो आपली जागा तो पाडणार। म्हणजे पाडापाडीच्या राजकारणामध्ये युतीला काय महत्व राहिलं? यहां पे उद्धव ठाकरे स्वयं स्वीकार रहे हैं कि
कंडीशन ये था कि सबसे बड़ी पार्टी जो भी होगी उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। और संभवतः उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र चुनाव में जो 5 वर्ष पूर्व हुए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और मैं सीएम बन जाऊंगा। वैसा हुआ नहीं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती है। 124 सीटें इन्हें अलॉट हुआ था चुनाव लड़ने के लिए, अभी 85 सीटें इनको मिल रही, एक बात वो भी है। तो वैसी स्थिति में इन्होंने जो दगाबाजी की है या धोखा दिया एक तरह से, और ये धूर्त लोगों का या फिर आप कह सकते हैं कि अक्षम और निकृष्ट लोगों का चरित्र होता है। और चरित्र यदि हो भी तो उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है यह भी हमें देखना होगा। कांग्रेस ऐसे जो नकारे लोग हैं जो अपने दम पर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो भी हैं शिवसेना के कारण है, और शिवसेना जो भी है वो बाला साहब ठाकरे के कारण है। उसकी छवि बाला साहब ठाकरे ने जो बना करके दी थी, उस कारण से लोग आज भी उस पार्टी को वोट देते हैं। और यही कारण है कि अंततः एकनाथ शिंदे जो है उनसे अलग हो जाते हैं, पार्टी अलग बन जाती है, क्योंकि मूल ध्येय जो था इस पार्टी का हिंदुत्व को लेकर के, उससे ये निकल करके कांग्रेस के गोद में ये खेलने लगते हैं। और खेलते खेलते ये कहां पे पहुंच जाते हैं, ये एक अच्छा महाराष्ट्रियन भी नहीं बन पाते हैं, जहां पे इन्होंने जब गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया था तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यदि गाय राजमाता है तो क्या उसके रम्हाने को हम राजभाषा बना देंगे। पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय, मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? आप सोचिए। और ये तब आया था जब मराठी को केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित करके क्लासिकल लैंग्वेज का उसे दर्जा मिला था। ऐसे समय में इस तरह की बातें गाय के अगेंस्ट बोलना मतलब कोई औचित्य नहीं था। कुछ समय पूर्व गाय को राजमाता का, इससे उद्धव ठाकरे का मतलब हृदय जो है वो क्यों, उसको कचोट क्यों रहा है मन? क्योंकि वो किसी और की गोद में बैठे हुए हैं, कांग्रेस की गोद में। और कांग्रेस के लिए ये एजेंडे, जो भी एजेंडा है जो हिंदुओं को यूनाइट करता है, वो उनको सहज रूप से ग्राह्य नहीं है। इस कारण से वो उद्धव के माध्यम से ये सारा काम करते हुए हमें और आपको दिखते हैं। अभी भी यदि देखा जाए तो कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट में दिख रही है। और ये जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि ये अननेचुरल और अनहोली अलायंस जो बोला जाता है भारतीय राजनीति के परिदृश्य में, वो बिल्कुल उसी तरह से है। एनसीपी ठीक है, वो शरद पवार आ जाते हैं कि नहीं नहीं यार 85-85-85 का कर लेते हैं, ना तेरा ना मेरा टाइप का। लेकिन कॉलिंग द शॉट्स यदि देखा जाए तो वो पूरी तरह से कांग्रेस है, वही ड्राइविंग सीट में है और उनका एजेंडा शून्य है, उनका एजेंडा कुछ भी नहीं है। उनका एजेंडा क्या है? भाजपा से कांग्रेस ही देखेंगे कि लगभग सीटों पे आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस की ही है। और ऐसे में उनका एजेंडा क्या है? उनका एक एक एजेंडा जो है विभाजनकारी है, प्रगति और विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल विरोध में है, जलेबी और डोसा बनाया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि केवल रेटरिक चल रहा है इनकी बातों में। जातिगत जनगणना करवा लो, जिसकी जितनी आबादी, ये पिछले 1 वर्ष से इनका यही एजेंडा चलता जा रहा है। और ये संभवतः अन्य लोगों के माध्यम से, कई बार क्या होता है ना कि आप स्वयं यदि वो एजेंडा नहीं पुश कर सकते हैं तो आप किसी रैंडम आदमी को प्रोटेस्ट पे बिठा देते हैं कि भाई तू जो है बोल मराठा आरक्षण हो जाएगा, तू जो बोल ओबीसी आरक्षण हो जाएगा, तू बोल दे मुसलमानों को आरक्षण दिलवा दे। मतलब अलग अलग तरह की लॉबी जो है वो क्रिएट की जाती है। इनका एक्चुअल में वोटिंग पैटर्न पे, मतदान में बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। इसका अंतर जो है वहाँ पे आपको दिखेगा जो स्विंग सीट्स होती हैं, वैसी जगहों पे वोट कटुआ जो एक टर्म आता है कि कुछ स्वयं जीत ना सके तो जो जीत रहा है उसको हराने की पूर्ण चेष्टा की जाए, इस तरह में आता है। अब आरक्षण की बात कर लीजिए या जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए। आरक्षण पे तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी डिनाई ही कर दिया था, उसके बाद फिर से आमरण अनशन और ये सब जो है वो करवाए जा रहे हैं। बाकी जलेबी और डोसा और इस तरह की चीज़ें, अब हो सकता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में आपको वड़ा पाव जो है वो खिलाते हुए दिख जाएंगे वानखेड़े स्टेडियम के आसपास या जहाँ पे भी मुंबई और महाराष्ट्र में कि हाँ आज जो है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो वड़ा पाव बना रहे हैं।
संभव है कहीं प्लम्बर बन के जाए, कहीं पिज्ज़ा, आप लोग जो है गेट खुला रखिएगा, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय भी बन के राहुल गांधी आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस एजेंडा कुछ नहीं सेट कर पा रही है। उसके पास 2-3 चीजें हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी जब बोलती है कांग्रेस उसका मतलब होता है कि वो कर्नाटक जैसे राज्य को आप सोचिए गर्त में लेकर के चली गई, जो बजट सरप्लस एक समय में हुआ करता था, जहां पे बेंगलोर जैसा शहर है जो सर्विसेज इंडस्ट्री को, मतलब वहां बहुत अधिक रेवेन्यू आता है, वहां पे अब अलग अलग आप देखिए कि किस तरह से डिविजन्स क्रिएट हो रहे हैं। कन्नड़ा प्राइड जो है, बाढ़ आई हुई है, पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, जलमग्न है, लेकिन नहीं साइन बोर्ड तो कन्नड़ा में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सारा कुछ चल रहा है। अब बनाए, अब डोसा बना रहे हैं, अब जलेबी बना रहे हैं, और जलेबी डोसा पे मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अडानी के विरोध में है, जो व्यक्ति जो भी वेल्थ क्रिएटर है उनको डकैत की तरह दिखाना चाहता है, जो विशुद्ध वामपंथी एजेंडा है, वही व्यक्ति एक रैंडम छोला भटूरे वाले को पकड़ लेगा या फिर वही बड़ा पाव वाले को पकड़ेगा और वो उसको बोलेगा कि बताइए ये जो सोलंकी जी हैं, ये जो बड़ा पाव बेच रहे हैं, ये मशीन से यदि बनाते बड़ा पाव और लाखों की संख्या में बनाते, तो क्या ये अमेरिका में, लॉस एंजलिस में या फिर न्यूयॉर्क में ये इनका बड़ा पाव नहीं बिकना चाहिए था? अब वो ये बताना भूल जाता है कि यदि वो ऐसा काम करने भी लगे, जैसे हल्दीराम कर रहा है एक तरह से, तो तुम ही कहोगे कि भाई ये हल्दीराम की इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है उसमें उसका कुछ नहीं है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, उसने आपकी जेब से निकाल लिया। ये वाला अप्रोच जो है, एजेंडा इनका क्या है, मतलब मैंने बोला कि इनका एजेंडा शून्य है, मतलब जो प्रो पीपल होता है वो बिल्कुल शून्य है। गारंटी की भी बात करेंगे तो ये कभी भी ये नहीं बताते हैं कि स्टेट का बजट कितना है, उसमें तुम दोगे कितना। जैसे कि हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, हरियाणा में कांग्रेस ने क्लेम कर दिया कि हम 100 गज का प्लॉट दे देंगे। 100 गज का प्लॉट का मतलब है 4,20,000 करोड़ रुपया चाहिए। 21 लाख लोग संभवतः वहाँ पे गरीब हैं, उनके लिए। अब 21 लाख गरीब लोगों के लिए जो बजट आएगा पर ईयर 84,000 करोड़ आएगा केवल प्लॉट का। उसके बाद 3.5 लाख रुपया ये बोल रहे थे कि हम घर बनाने के लिए दे देंगे, महिला का हम 3,000 से 6,000 कर देंगे, पेंशन वृद्धावस्था का 3 से 6, ये सारा कुछ किया। वो देखिएगा तो स्टेट के रेवेन्यू से, बजट डेफिसिट से, सबसे 1.5 गुना अधिक चला जाता है। वही ये आने वाले समय में आपको महाराष्ट्र में भी करते हुए दिखेगा कि राहुल गांधी की ये गारंटी है, हम ये दे देंगे, वो देंगे। लाओगे कहां से? क्या वो गारंटियां सोनिया गांधी का यदि इटली में बैंक अकाउंट है वहां से फंड होगा? नहीं होगा। क्या वो गारंटी जो प्रियंका गांधी, जिसपे अभी जो करोड़ों का टैक्स का केस बना हो, जो स्वयं ही एफिडेविट दिया, क्या वो उन पैसों से फंड होगा? या फिर रॉबर्ट वाड्रा साहब जो है चांदवान पे जो जमीन खरीदे हुए हैं उस पैसे से फंड करेंगे? कहां से ये फंडिंग होगी ये तो बताएं। लोक कल्याणकारी योजना एक अलग बात होती है, लेकिन उलूल जुलूल बातें करना कि हम आपको प्लॉट दे देंगे तो हम 3,000 मिल रहा है 6,000 दे देंगे, और आपने कोई गणित नहीं लगाया कि भाई ये पैसा आएगा कहां से। तुम्हारे पास है, यदि कांग्रेस के पास अपना फंड है तो वो बता दो। उसमें भी तुम रोते रहते हो कि नहीं भाई हमारे पास फंड नहीं है, मोदी जी ने जो है वो फंड हमारा मार लिया, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो एजेंडा है वो क्या है? वोट जिहाद है इनका एजेंडा। अब अबू आजमी से लेकर के सामान्य नेता तक जब भी बात करते हुए आपको दिखेंगे तो वो उकसा रहे हैं कि तुम यदि मुसलमान हो तो तुम भाजपा कैसे वोट कर सकते हो। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए एमवीए के जो घटक दल है उनके नेता लगातार प्रयोग में आ रहे हैं। अबू आजमी का उसका स्टेटमेंट था कि हम जो है हिंदुओं को लाइन पे लगा देंगे, उसकी नानी याद दिला देंगे, एक ये है साधु है कोई, उसका हमारी लिस्ट में नाम है। इस तरह की बातें वो आदमी कर रहा है। तो क्या वास्तव में जो व्यक्ति महाराष्ट्र का है, जो नागरिक है, वो क्या इन बातों के लिए इनको वोट करेगा? ये कांग्रेसियों को इनके एक नहीं कई बयान आए हैं। ये वाला बयान सुनिए। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन ने टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी में नहीं बना, तो समाज ने बनाया, वो छीड़ के बने। लेकिन
आखिर में क्या हुआ? जब बुरी वफात। अब ये जो है जितेंद्र अवध की पत्नी है, ये बोल रहे हैं लादेन और कलाम एक ही हैं। आप सोचिए, एक टेररिस्ट है और एक भारत के राष्ट्रपति हैं, साइंटिस्ट हैं, उन दोनों को मुसलमान होने के कारण बस महायुति की सारी योजनाएं बंद कर देंगे, इस तरह की बातें की है, उद्धव ठाकरे ने की है। आमचं सरकार येतंय आणि ही जी काय तुमची मस्ती आहे ना, 11 दिवसात यातले अनेक निर्णय आम्ही रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही। एनसीपी के जो पवार साहब, उन्होंने संभाजीनगर और अहिल्यानगर का नाम जो है वही औरंगाबाद, उस्मानाबाद ये सब करने की बातें की हैं। क्यों? क्योंकि मराठी अस्मिता से अधिक प्रिय इन्हें इस्लामी वोट बैंक। इन सब के बीच जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी के समय में जो एक ऑल्टरनेटिव दिखता है, जिस व्यक्ति के पास एक विजन है, वो देवेंद्र फडणवीस है, जो महाराष्ट्रवादी हैं, यानी महाराष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं और विकास ही उनकी प्राथमिकता रही है। उनको आप कभी भी ये 3-5 नहीं, इसकी मजार पे चले जाओ तो ये दिवाली में ये कर दो, ये सब करते हुए आप नहीं देखेंगे। इनकी छवि जो है इंफ्रामैन की रही है कि हम ढांचागत विकास के कार्य इन्होंने लगातार स्वयं ही करवाएं, और स्वयं करवाने का मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया, नहीं, कोई नेता वैसा नहीं करता है। जब मैं इंफ्रामैन की बात कर रहा हूँ, या फिर नितिन गडकरी को क्यों इतना प्रमोट किया जाता है कि वो ये कर रहे हैं, सड़क बनवा दिया और ये सब, क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र में, हर राज्य में एक कोई ना कोई मिनिस्टर होता है, जिसके अंतर्गत आपको परिवहन विभाग आ जाएगा, जिसके अंतर्गत अन्य तरह के विभाग आते हैं, जो भी मंत्रालय वो हेड करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले 75 वर्षों में लोग आए नहीं, आए हैं। तो हम क्यों आज गडकरी को क्यों याद करते हैं, या हम महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम फडणवीस को क्यों याद करते हैं? क्योंकि नेता जो होता है ऐसा, वो अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करता, उसको केवल जनता का जो पैसा है वो जनता के उनके यूज के लिए, उनके उपयोग के लिए खर्च करना होता है, बिना करप्शन किए। और इस बात पर देवेंद्र फडणवीस जो है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ऊपर दिखते हैं। नेता केवल संख्या से नहीं बनता है कि नहीं इनकी, मतलब मोदी जी की रैली में 5 लाख की भीड़ आ गई, 10 लाख की भीड़ आ गई, नहीं भाई, भीड़ तो बहुत लोगों के उसमें आ जाता है। भीड़ तो याकूब मेनन के जनाजे में भी आ गया, बुरहान वानी के भी टाइम में, आतिक जो मरा उसमें मुख्तार अंसारी में भी आ गया। भीड़ से नेता नहीं बनते, नेता विजन से बनते। नरेंद्र मोदी नेता इसलिए हैं कि उन्होंने भारतीय परिदृश्य में, और मैंने कई बार ये बोला है कि वो व्यक्ति सबसे जो दीनहीन है इस समाज में, जो अंत्योदय की बात होती है, जो अंतिम सीढ़ी पे सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति है, उसके टॉयलेट से लेकर के, उसके कुपोषण से लेकर, उसके घर से लेकर के, उसकी बिजली से लेकर के, उसकी पढ़ाई से लेकर के, गांव में सड़क से लेकर के, उसके बच्चों के यूनिफॉर्म से लेकर के, बच्चों के सैनिटरी नैपकिन से लेकर के, गैस चूल्हा, काव शेड, वहां से लेकर के उसके विजन का रेंज देखिए आप, चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट तक की बातें सोचता है। वो व्यक्ति गांव में पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवाने से लेकर के वो 8-8 लेन, 16-16 लेन के हाईवेज और एक्सप्रेसवे की बात सोचता है। तो ये विजन होता है जो आपको नेता बनाता है। देवेंद्र फडणवीस का विजन, जैसे एक उदाहरण था, वो 1972 का एक वीडियो भी है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो ही देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अटल सेतु का प्लानिंग हुआ था 1972 में। 1982 में उस पर एक कमेटी बनी जिसने एक रिपोर्ट दिया। 1992 में जीआरडी टाटा की कमेटी बनी जिसने कहा कि इस प्रकार से ब्रिज बन सकता है, लेकिन वो नहीं बन पाया। बस उसके ऊपर चर्चाएं होती रही। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय जब मैंने ये देखा कि हम मुंबई आज क्यों लूज कर रही है, मुंबई में स्पेस ही नहीं है, इसलिए रेंटल्स इतने बढ़ गए कि मुंबई अनअफोर्डेबल हो गया। अब यहाँ पर टेक बिजनेस नहीं आ सकता, और अगर मुंबई को वापस उसी पोजीशन पे लाना है तो हमको मुंबई में लैंड क्रिएट करनी पड़ेगी, जो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रिज हम क्रिएट करते हैं तो हम मुंबई से 3 गुना बड़ी मुंबई बना सकते हैं, जहां पर मुंबई से हम 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये सारे परमिशंस इतने डिफिकल्ट थे, वहां पर मैंग्रोव्स थे, वहां पर बर्ड सैंक्चुरी थी, लेकिन हम लोगों ने सारी चीजों के मिटिगेशन मेजर्स तैयार किए।
और यह सारा करते हुए हम लोगों ने मात्र 2-2.5 साल में उसका काम शुरू किया। परिस्थिति यह है कि व्यक्ति पहले अगर कुलाबा से निकलता था तो 2.5 घंटे बाद अपने गंतव्य पे पहुंचता था, वो व्यक्ति मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंच रहा है। और अभी उसके कुछ आर्म्स और बनेंगे, कुछ अंडरपासेस बनेंगे, उसके बाद सीमलेस ट्रैफिक हो जाएगा। तो मुंबई में और नई मुंबई में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। आप सोचिए कि 72 से अटल सेतु का कार्य जो है वो अटका हुआ था, 72 से, और किसी ने, मतलब रिपोर्ट्स बनती रही, अटका, चालू हुआ, किसी ने उसे छूने की भी चेष्टा नहीं की। और अंततः फडणवीस के अपने उसमें लग करके कि नहीं ये बनना चाहिए, 2.5 वर्ष तो उनके निकल गए, लेकिन बाकी के 2.5 वर्ष में लगातार लग करके उन्होंने उस सेतु को अंततः अपने मुकाम तक पहुंचाया और उसका उद्घाटन हो पाया। अटल सेतु की यदि बात करें, 2016 में शिलान्यास होता है, 72 से चल रहा था, उद्घाटन 2024 में अब जाकर के होता है। 18,000 करोड़ से अधिक की ये परियोजना थी। 60 वर्षों से इस पुल को बनाने की योजनाएं लगातार चल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार में इसे आरंभ करने तक की हिम्मत नहीं। मतलब होता है ना कि बीच में चालू किया, रुक गया होगा, नहीं, आरंभ तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। अब मुंबई मेट्रो लाइन जो ये 3 है, RABKC वाला, इस प्रोजेक्ट को यदि देखा जाए 2014 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जो है अपना भूमि पूजन, शिलान्यास ये सब कर दिया कि हमको क्रेडिट लेना है कि हमने आरंभ किया है इसका, बहुत बढ़िया था। अब क्या हुआ कि उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएगा कौन, डेवलप करेगा, कुछ नहीं। ये कॉन्फिडेंट थे हमारी सरकार आएगी, उसके बाद देखा जाएगा, आगे कुछ कर लिया जाएगा। इनकी सरकार आई नहीं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस इस पे लगे और काम जो उन्होंने बढ़ाने की चेष्टा की। अब क्या हो जाता है कि बीच में फिर फर्जी पर्यावरण एक्टिविस्ट आते हैं इसमें, और प्रोजेक्ट को रोकने की पूरी कोशिश की गई। याद ही होगा उद्धव ठाकरे के समय में बेस्ट CM और ये सब जो चल रहा था, वो क्यों हो रहा था। RA जो है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन आप देख लीजिए। ये सब चल रहा था, तब भी देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में होते हुए भी वो लगातार इसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। और वापस जब एकनाथ शिंदे की सरकार आती है तो फिर फडणवीस ने 2024 में ये लाइन जो है शुरू करवाई। एक तरह से समृद्धि महामार्ग है। जनवरी 2019 में सड़क निर्माण का कार्य जो है वो पूरा होता है और दिसंबर 2022 में पहले चरण का उद्घाटन PM मोदी ने किया। लागत लगभग 55,000 करोड़ की थी। और ये मतलब आप नंबर्स ठीक है, 55,000 करोड़, आजकल हम लोग 1,000 करोड़ सुनते हैं तो वो नॉर्मल हो गया, बट ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और उस अमाउंट से जिस तरह की सड़कें बन रही हैं लगातार, वो भी उसी तरह से विशाल और बृहद हैं, जो जन सामान्य को, उनके जीवन को सहज बनाने वाली। लगातार आप मुंबई की बाढ़, मुंबई का ट्रैफिक, ये सब हम सब सुनते रहे, ये सब चलता रहे। इसी में कोस्टल रोड जैसे है, जो तटवर्ती क्षेत्र में लगातार एक बड़ा सा पैरेलली रोड बनाया गया। 2014 में फडणवीस की सरकार आई थी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ता है। शिलान्यास 2018 में होता है और उद्घाटन जो होता है 2024 में। इसकी भी लागत लगभग 12,721 करोड़ के है। पर्यावरण संबंधी दिक्कतें इसमें भी आई, लेकिन जो भी दिक्कतें थे उसका समाधान जो करके उसका पूरा किया गया। अब फडणवीस जो है, ये तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स गिनाए जिसमें फडणवीस जी की जो विजन की मैं बात कर रहा था कि नेता संख्या से नहीं बनते, वो विजन से, अपनी दूरदर्शिता से बनते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका समाधान हमें ढूंढना है। समाधान पहुंचने तक उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन अच्छा नेता जो होता है वो उन्हीं रास्तों को तलाशता हुआ समाधान तक पहुंचता है। और देवेंद्र फडणवीस ने गाल नहीं बजाया, उन्होंने वास्तव में कार्य किया और कार्य को अंतिम लक्ष्य तक लेकर के पहुंचे। और उनके संगठन की अद्भुत क्षमता जो है हमने पहले भी देखी है। पहली बार जब सरकार आई थी, मैं 2014 वाली बात कर रहा हूँ, उस वक्त मतलब कोई नहीं जानता था ये कौन है। ये जहाँ पर थे वहाँ पे इन्होंने प्रशासनिक क्षमता अपनी दिखाई थी, संगठन के लिए लगातार ये कार्य करते रहे हैं और अपनी एक स्वतंत्र पहचान अपने कार्यों से बनाई, ना कि अपने हमारे बाप जो है फलाना है उनके कारण ये नहीं। क्षेत्रीय विकास इनका एकमात्र लक्ष्य रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे हो या विपक्ष में गए हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इनका हमें दिखता रहा है। समस्या है, उसका समाधान करेंगे,
प्रशासनिक अनुभव है, दूरदर्शिता है, ये सारा कुछ मिला करके मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के आप कह सकते हैं कि उदीयमान सितारा है। अभी ठीक है, उन्होंने एक टर्म जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद होम मिनिस्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, इंफ्रामैन की उनकी छवि बनी है। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो महाराष्ट्र को और भी बहुत कुछ देते हुए दिखते हैं, क्योंकि इस स्तर के नेता बहुत कम होते हैं जो एक तरह से करप्शन फ्री हो, जिनके ऊपर ना हो। क्योंकि हमने देखा है उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं आदित्य जी, अब उनके मतलब उनके मंत्रालय के तहत जो एक आया था वो पार्षदों के घर के सौंदर्यीकरण की बात है, तो उसमें पर हाउस संभवतः 38 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। आप सोचिए ब्यूटिफिकेशन के लिए इस तरह से। तो जहां छोटे से छोटा नेता कुछ भी करने को इच्छुक होता है, वहां आपके पास देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई भी दाग नहीं है कि कोई घोटाला क्या हो, करप्शन क्या हो, और इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र में लेकर के आए, लेकिन एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कहा जाए कि नहीं फडणवीस ने गलत किया है या उनके ऊपर कोई आरोप भी उस तरह का लगा हो। तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी जो इन लोगों का है, अभी तो आज भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं शनिवार को कर रहा हूँ शूट, मुझे लगता है कि आज भी इनके पास अभी तक सुलझा नहीं है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा, कौन बिग ब्रदर रहेगा। उद्धव का अपना ईगो है, अभी कांग्रेस का अपना है कि भाई तुमको 2.5 साल तो हम बना ही दिया, अब क्या, अब मेरा चलेगा। उसके बाद शरद पवार हैं, वयोवृद्ध नेता हैं कि मेरी भी चलेगी, मेरा इस क्षेत्र में ऐसा है, इतना वर्चस्व है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से या इस QR कोड के माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।